हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड की सामाजिक विज्ञान में इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज के सेशन में जानने वाले हैं हम इस चैप्टर का चौथा टॉपिक जिसका नाम है जर्मनी और इटली का निर्माण। इसके पहले ये चैप्टर हम 3 टॉपिक्स जान चुके हैं इस चैप्टर के और पाठ परिचय भी जान चुके हैं, यानी कि 4 पार्ट्स हमने इसके पढ़ लिए हैं। आज बारी आती है 5वें पार्ट्स की और जिसमें हम जानेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे होता है। ऑलराइट, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। अगर आपको ई बुक्स फ्री नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध हैं, स्पेशल कोर्सेज के साथ। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जर्मनी और इटली का निर्माण। ऑलराइट, चलिए, तो जर्मनी और इटली का निर्माण ये बात कहां से आई? जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआती दौर से हम बात करें, ठीक है, शुरुआती दौर से हम बात करें तो यूरोप के सारे देश एकदम अलग थलग थे, ठीक है। हर देश में निरंकुश शासन था, राजवंशीय राजतंत्रीय शासन था, तानाशाह शासन था। यूरोप की पूरी जनता परेशान थी क्योंकि जनता के हाथ में कोई भी अधिकार नहीं थे। फिर क्या हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका। 1815 तक नेपोलियन का शासन हुआ, 1815 में नेपोलियन की हार हो गई। फिर हुआ वियना कन्वेंशन और फिर से कौन से राजवंश? बुर्बो राजवंश को फिर से बहाल किया गया। फिर 1830 में फिर से क्रांति चालू हो गई और 1830 से 1848 तक पूरे यूरोप में क्रांति चालू हुई और हर एक देश को स्वतंत्र, मतलब हर एक देश अपनी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे। ऑलराइट, उसी क्रम में बारी आती है किसकी? जर्मनी और इटली की, क्योंकि जर्मनी और इटली भी यूरोप के 2 ऐसे देश थे जो आपस में ही अलग अलग थे। यानी कि जैसे एक देश जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी भी पूरा एक देश नहीं था पहले, ना ही इटली पूरा एक अलग देश था। जितने भी इसके हिस्से हुआ करते थे इस देश के, जर्मनी और इटली के, सब एकदम अलग थलग थे। हर जगह अलग अलग शासन चल रहा है, अलग अलग मनमानी चल रही है, अलग अलग राजवंश चल रहे हैं, जनता परेशान है। तो भाई इनका भी एकीकरण होगा कि कम से कम एक देश तो पूरा एक होके रहे, ठीक है। उसी की बात हम आज करने वाले हैं कि जर्मनी और इटली कैसे एक देश बने, यानी कि जर्मनी अपने आप में एक पूरा देश बना और इटली कैसे अपने आप में पूरा एक देश बना। चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करेंगे जर्मनी से। अब जर्मनी में जर्मनी के एकीकरण की हम बात करें तो एक नाम हमें पता चलता है। किसका नाम है भाई? किसका नाम है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। किसका? ऑटो वैन बिस्मार्क या ऑटो वॉन बिस्मार्क का नाम आता है क्योंकि इन्हें ही जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। किसे? जर्मनी का एकीकरण का जनक। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑटो वैन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। तो प्रशासकीय सेना और नौकरशाही की मदद से, अपन ने टाइटल क्या पढ़ा कि क्या सेना किसी राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या सेना किसी देश को एक कर सकती है? ये सवाल उठता है। तो जी हाँ, क्योंकि ऑटो वॉन बिस्मार्क जिन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, उन्होंने किसकी मदद से? प्रशासकीय सेना की मदद से और नौकरशाही, नौकरशाही यानी कि अधिकारी तंत्र, प्रशासनिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि प्रशासकीय आर्मी और प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम की मदद से ऑटो वैन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद
7 वर्षों तक युद्ध चला और 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में प्रशिया की जीत भी हो गई और एकीकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। ठीक है, और जब प्रशिया की जीत हो गई, जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो प्रशा के कैसर विलियम प्रथम ने नए जर्मन साम्राज्य का नेतृत्व किया। यानी कि वहां का राजा किसे बनाया गया? वहां का राजा कैसर विलियम प्रथम को बनाया गया। ये नाम याद रखना है, क्योंकि अभी जब इटली का एकीकरण आएगा तो इटली के राजा का भी नाम आएगा। आपसे कहीं के भी राजा का नाम पूछा जा सकता है कि इटली या जर्मनी के एकीकरण होने के बाद वहां का राजा किसे चुना गया। ठीक है, तो प्रशा का राजा कौन चुना गया? कैसर विलियम प्रथम ने नए जर्मन साम्राज्य का नेतृत्व किया और उन्हें नए जर्मन साम्राज्य का राजा बनाया गया। अब आप देखें इस मैप की तरफ। इस मैप के जरिए आपको समझ में आएगा कि जर्मनी पहले एकदम अलग थलग कैसे था। ये तो है पूरे एक जर्मनी का मैप, यहाँ से यहाँ तक की हम बॉर्डर की बात करें, ओवरऑल बॉर्डर की बात करें, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जर्मनी है। ठीक है, ये वर्तमान पूरा है, वर्तमान का पूरा जर्मनी हमें दिखाई देता है। एकीकरण के पश्चात जर्मनी है, कब का है? 1871 से जो ये मैप हमें दिखाई देता है, क्योंकि 1871 में यहाँ का एकीकरण कंप्लीट हो चुका था। ठीक है भाई, सही जा रहे हैं अपन, सही बन रहा है सब कुछ। चलिए, तो ये है वर्तमान जर्मनी, एकीकरण के बाद वाला जर्मनी। ऑलराइट, अब देखो अब एक एक रंग की तरफ आप ध्यान देंगे। ठीक है, एक एक रंग की तरफ आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो है पर्पल कलर हमें दिखाई देता है। ठीक, ये देखें, प्रशा 1866 से पहले, प्रशा की बात करें 1866 के पहले की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्वरूप हमें यहाँ का दिखाई देगा। ठीक है, ये भाग जो है, ठीक है, ये वाला भाग जो है, प्रशा में ये सब शामिल थे। ठीक है, फिर क्या है? फिर देखो भाई, बहुत ही लाइट येलो कलर में ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध 1866 से पहले प्रशा द्वारा विजित। ठीक है, मतलब 1866 में प्रशा, 1866 से पहले ये हुआ था, फिर 1866 में ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध हुआ। तो प्रशा द्वारा कौन कौन से क्षेत्र जीते गए थे वो बात आपको बताई जा रही है। यहाँ देखें आप, यहाँ देखें, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले क्षेत्र, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध हुआ था और प्रशा ने ये क्षेत्र जीते थे। फिर उसके बाद जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग है, 1867 की बात होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रशा में शामिल, ठीक है, जर्मन महासंघ की स्थापना होनी थी तो उसके लिए प्रशा में शामिल क्षेत्र, ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया आपको दिखाई देता है, ठीक है, ब्रूसेवेक, मैकलेनबर्ग, श्वेरेन, थुरिंजियन राज्य, ये सारी चीजें जो है। ठीक है, उसके बाद आप देखें, ये जो बर्तेमबर्ग, बावेरिया और वेडन का क्षेत्र आपको दिखाई देता है, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, पहले ये सब जो अलग अलग मैं आपको अलग अलग कलर से बता रही हूं, ये सब इसमें शामिल नहीं थे, जर्मनी में शामिल नहीं थे। और उसके बाद फ्रांस प्रशा युद्ध हुआ। फ्रांस प्रशा युद्ध में, ठीक है, प्रशा द्वारा विजित जो क्षेत्र था वो ये वाला था। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो ये सब युद्ध के माध्यम से, एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जर्मनी में मिलाए गए और एक जर्मनी का निर्माण हुआ, जो कि ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और प्रशा की नौकरशाही की मदद से संभव किया। ऑलराइट, तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ उसकी बात हो चुकी है। उसके बाद इटली की बात करते हैं। ठीक है, तो इटली भी 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? इटली की बात करें तो इटली भी 7 राज्यों में पहले बटा हुआ था, पूरा एक इटली नहीं था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट पर, कहा
सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतावली राजघराने का शासन था। 7 राज्य थे, 7 राज्य में बटा हुआ था, लेकिन 7 में से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट पर ही इतावली राजघराने का शासन हुआ करता था। ठीक है, फिर एंट्री होती है जिसेपे मेज़नी की। किसकी? जिसेपे मेज़नी की। उनके द्वारा एक एकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन वो असफल रहे। अब आपसे पूछा जाए कि इटली के एकीकरण की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप क्या बता देंगे? इटली के एकीकरण की शुरुआत करने का श्रेय मेज़नी को दिया जाता है। ठीक है, शुरू किया था लेकिन वो असफल रहे थे, लेकिन शुरू इन्होंने किया था। फिर मंत्री प्रमुख थे एक कैवोर, जिसे काउंट कैवोर भी कहा जाता है जिन्हें। तो मंत्री प्रमुख कैवोर ने ग्युसेप गैरीबोल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, 3 पर्सनालिटी के नाम आते हैं। एक तो मेज़नी, एक है काउंट कैवोर और एक है गैरीबोल्डी। ठीक है, 3 नाम याद रखने हैं। मेज़नी ने शुरुआत करी थी, फिर काउंट कैवोर ने गैरीबोल्डी की मदद से इटली के एकीकरण का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। और 1861 में 1861 में जब इटली का एकीकरण हो गया तो विक्टर एमानुएल द्वितीय को, किसको? विक्टर एमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। किसको? विक्टर एमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। तो क्या क्या जाना? इटली पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें केवल सार्डिनिया पीडमोंट पर ही इतावली राजघराने का शासन हुआ करता था। एकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत इटली में किसने करी? मेज़नी ने करी थी, लेकिन वो असफल रहे थे। फिर एंट्री होती है मंत्री प्रमुख काउंट कैवोर की। उन्होंने गैरीबोल्डी की मदद से इटली के एकीकरण का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया। और विक्टर एमानुएल द्वितीय को, जैसे ही इटली का एकीकरण हो जाता है 1861 में, तो विक्टर एमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ऑलराइट, क्लियर? अब देखो भाई, अब बात आती है ब्रिटेन की अजीब दास्तान की। क्या थी भाई ब्रिटेन की अजीब दास्तान? इसको भी जान लेते हैं। तो भैया, जो ब्रिटेन वास्तव में दिखाई देता है, और ब्रिटेन को ऐसा माना जाता है कि जो एकीकरण की बात उठी थी यूरोप में, उसकी प्रेरणा, उसका आदर्श किसे माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। लेकिन पहले ये ब्रिटेन भी एक नहीं था। ठीक है, भले ही वहीं से प्रेरणा ली जाती हो यूरोप में एकीकरण की, लेकिन पहले ये ब्रिटेन एक नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में वेल्स, आयरिश, अंग्रेज, स्कॉट, कई तरीके के लोग रहते थे। ठीक है, अलग अलग समूह के लोग रहते थे, सबकी संस्कृति सब कुछ अलग अलग था, यानी कि ब्रिटेन भी बटा हुआ था। तो 1688 की बात आती है। कब की? ब्रिटेन में हम 1688 की बात करेंगे तो 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। 1688 की बात हो रही है। 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। और अंग्रेजी संसद ने, किसने? अंग्रेजी संसद ने राजशाही से सत्ता छीन ली थी। ठीक है, जो अंग्रेजी, पहले जो ब्रिटेन में राजशाही चली आ रही थी, उसकी सत्ता किसने छीन ली? अंग्रेजी संसद ने, अंग्रेजी पार्लियामेंट ने छीन ली। ठीक है, कि अब राजशाही नहीं चलेगी। और यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप, यूनियन एक्ट 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ठीक है, और असफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूके में मिला लिया गया था। जिस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन यूनियन एक्ट 1707 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप हुआ था, उसमें 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती बलपूर्वक मिला लिया गया था। ठीक है, और नया ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया और एक प्रमुख एंग्लो संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। ब्रिटेन में कौन सी संस्कृति चलती है? एंग्लो संस्कृति चलती है। फिर ना तो वहां पर वेल्स संस्कृति चली, ना आयरिश चली क्योंकि आयरलैंड को भी मिला दिया, ना स्कॉट चली क्योंकि स्कॉटलैंड को भी मिला दिया। ठीक है, ना अंग्रेजों की अलग से रही, यानी कि सबको मिला दिया। फिर उसके बाद
एंग्लो संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इन सबको मिलाकर किसका निर्माण किया गया? फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया गया, गठन किया गया। तो ये थी भाई ब्रिटेन की भी अजीब दास्तान थी कि भाई जिस ब्रिटेन को एकीकरण का एक प्रेरणा स्रोत, एक आदर्श स्रोत माना जाता था, पहले भी वो अलग हुआ करता था सब कुछ। ठीक है, चलिए अब देखो, जो हमने इटली का एकीकरण पढ़ा था कि इटली का एकीकरण क्या हुआ। जर्मनी का मैप तो देखा था, इटली का बाकी रह गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इटली का जो मैप ये वाला है वो एकीकरण के पहले का है, जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, कब का है? 1858 के समय का है, एकीकरण के पूर्व इटली के राज्य। देखो भाई, अलग अलग रंग में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये देखो भाई, ये है सेवोई सार्डिनिया, वो एकमात्र राज्य जहां पर इटावली राजघराने का शासन था। ठीक है, ये देखो फिर लॉम्बार्डी, वेनेशिया, वर्मा, मेडोना, टस्कनी, पेपल राज, फिर दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, ये सारी चीजें आपको एकदम अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सब अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो ये सब अलग अलग कलर में है, यानी कि बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर? अब यहां पर क्या दिखाई देता है? ये देखो, यहाँ पर अलग अलग ईयर लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें 1858 में इस क्षेत्र को ये क्षेत्र था। ठीक है, इस क्षेत्र को मिलाया गया। फिर उसके बाद 1858 से 60 के बीच ये वाले जो पूरे क्षेत्र थे, लॉम्बार्डी, वेनेशिया, पर्मा, मेडोना, ठीक है, टस्कनी और पेपल राज, इन सबको मिलाया गया था 1858 से 1860 में। और वेनेशिया थोड़ा बाद में मिलाया गया, 1866 में मिलाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद पेपल राज्य का जो थोड़ा सा हिस्सा बचता है वो 1870 में मिलाया गया था। और दोनों सिसिलियों का जो राजतंत्र था वो 1860 में मिलाया गया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से 1858 में ही ये जो है सार्डिनिया, पीडमोंट है, ये मिलाया गया था। तो ठीक इसी तरीके से, इस तरीके से जो है पूरा इटली का एकीकरण किया गया था। तो अब जल्दी से आपको एक बात मुझे कमेंट करके बतानी है कि इटली का जब एकीकरण हुआ तो किसको राजा बनाया गया? जल्दी से कमेंट करके बताना है। और एक बात और बतानी है, जब जर्मनी एकीकृत हो गया, जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो किसको जर्मनी की गद्दी पर बैठाया गया? किसको राजा बनाया गया? मैंने ये बात आपसे शुरू में बोली थी कि भाई जर्मनी और इटली के एकीकरण की बात कर रहे हैं। इन दोनों राजाओं के नाम आपको याद रखने हैं जिनको एकीकरण के बाद जर्मनी की गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है, क्लियर? याद आ गया? क्या कहते हो, याद आ गया? नहीं आया तो भाई देख लो कौन था। ठीक है, ध्यान में बना रहेगा। सभी को कमेंट करके बताना है। यह है आज का आपका होमवर्क। ऑलराइट, चलिए, तो जर्मनी और इटली का एकीकरण यहीं पर खत्म होता है क्योंकि एकीकरण हो चुका है। ऑलराइट, चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी से अगले सेशन में। अगले सेशन में जुड़ने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा भाई? जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको खोजना ना पड़े, देर ना हो, जैसे ही वीडियो आए आप तुरंत से उसको पढ़ लें। ऑलराइट, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से कई सारे स्पेशल कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।